डीडवाना के पर्वतसर से खबर आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हुई है। टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हुई है। टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डीडवाना के पर्वतसर से खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा डीडवाना के पर्वतसर में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टेम्पो की कार से भिड़ंत हुई है। जोरदार ये भिड़ंत, भीषण सड़क हादसा जिसमें एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट हादसे को लेकर फिलहाल? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 घंटे पहले की ही एक बात है कि पर्वतसर के नजदीक में मेगा हाईवे है। मेगा हाईवे पर एक टेम्पो किशनगढ़ से कुचामन की ओर आ रहा था कि इसी दरमियान एक कार भी किशनगढ़ की ओर जा रही थी। तो वहां मेगा हाईवे पर अचानक तेज रफ्तार के चलते दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान एक परिवार के कुछ लोग किशनगढ़ से कुचामन की ओर आ रहे थे, तो उनकी हालत गंभीर हो गया। एक्सीडेंट में हालत गंभीर हो गई। इसमें हालांकि एक जो टेम्पो चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बाकी जो परिजन है वो गंभीर घायल है। हालांकि घायलों को प्राथमिक उपचार पर्वतसर में दिया गया, लेकिन घायल को स्थिति नाजुक को में देखते हुए उनको अजमेर रेफर किया गया। जी बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है गंभीर है, जिसके चलते रेफर कर दिया है। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जिस चालक की मौत हुई है, क्या उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है? जी, आपको बता दूं कि चूंकि जो टेम्पो चालक है उसकी पत्नी और बच्चा उसकी पत्नी और एक बच्ची उनके साथ ही थी और एक रिश्तेदार जो निमोद के कुचामन के नजदीक निमोद गांव है उसके पास में एक ढाणी का रहने वाला था और एक उसका मित्र है, वो यहाँ उनसे परिजनों के साथ में अपने बांसा गांव आ रहे थे कि अकस्मात ही उनकी डेथ हो गई। हालांकि जो बाइक ये आपके टेम्पो चालक जो है धर्मेंद्र जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। हालांकि ये कुचामन के पास में जो गांव है वहां भी उसकी रिश्तेदारी है, तो वो लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं और जहां घायलों की बात है तो उनका प्राथमिक उपचार के बाद में अजमेर रेफर किया गया। उनका प्राथमिक उपचार के बाद में रेफर के दौरान अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जहाँ उपचार जारी है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर इस दौरान कार और टेम्पो की भिड़ंत हुई। इस दौरान एक की मौत हो गई है हादसे में, वहीं कई लोग घायल हुए हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, जिसके चलते उन्हें वहां प्राथमिक उपचार देकर रेफर कर दिया गया है। तो भीषण सड़क हादसे में एक की मौत और 4 घायल। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा के सांगौद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन और कार में भिड़ंत हो गई। सूचना पर सांगौद पुलिस पहुंची है मौके पर। घायल हुए करीब दर्जन भर बच्चों और चालक को अस्पताल लाया गया है। चालक और कुछ बच्चों को सांगौद से कोटा के लिए रेफर किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद घर जा रहे थे बच्चे। सांगौद के एवर ग्रीन स्कूल के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, घर जा रहे थे ये सभी बच्चे। एवर ग्रीन स्कूल के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद अपने घर को लौट रहे थे। कोटा के सांगौद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन और कार में भिड़ंत हो गई। तो देखिए, एक और बड़ा हादसा कोटा के सांगौद में देखने को मिला। बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन और कार में भिड़ंत हो गई। सूचना पर सांगौद पुलिस पहुंची है। बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन और कार में भिड़ंत हो गई। सूचना पर सांगौद पुलिस हालांकि मौके पर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी बंटी जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंटी, देखिए बच्चों को स्कूल से घर लेकर जा रही बस और कार की भिड़ंत हो गई, क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर?
पूनम, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सांगोद कस्बे की घटना है। स्वतंत्र दिवस के मौके पर जो बच्चे कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में वैन में सवार होकर वो बच्चे अपने गांव जा रहे थे। चालक बच्चों को छोड़ने जा रहा था तो खानपुर की तरफ से एक तेज गति में कार आई और जिस वैन में बच्चे सवार थे उसको सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण रही कि वैन पलट गई। वैन पलटने से सवार बच्चे, 1 दर्जन उसमें सवार थे बच्चे, वो घायल हो गए और चालक को भी गंभीर चोट लगी। सूचना पर सांगोद थाना प्रभारी लाखन सिंह मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे और सभी घायलों व चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगोद लाया गया, जहां पर 6 बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया और 4 से 5 बच्चे व एक चालक को गंभीर मानते हुए कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो चालक था, जो खानपुर की तरफ से कार लेकर आता, उसने गफलत और लापरवाही से वो तेज गति से वाहन चलाते हुए स्कूली वैन को टक्कर मारी, जिससे कार पलट गई। जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों की स्थिति की अगर बात की जाए तो बच्चों की क्या कुछ स्थिति है, कोई जानकारी मिल पाई है फिलहाल? बच्चों की स्थिति की हम बात करें पूनम, तो करीब दर्जन भर बच्चे घायल हुए थे। उसमें से शायद 3 या 4 बच्चों को अभी प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी देने की जानकारी मिली है और जिनको चिकित्सकों ने कुछ डाउटफुल पाया था या गंभीर अवस्था में बताया गया था, उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज कोटा के लिए यहाँ से रेफर किया गया। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोटा में उसके बाद में क्या हुआ। हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे बाद में, पर फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये है कि चालक को गंभीर चोट लगी है। चालक और 4 से 5 बच्चों को कोटा उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से वापस बच्चे अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान जो है ये बच्चे हादसे का शिकार हो गए। दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हैं जो घायल हैं। फिलहाल उनका उपचार किया जा रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस अजिताभ शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। अजिताभ शर्मा के स्वर्गीय भाई अविनाश शर्मा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू नगर स्थित आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। अजिताभ शर्मा के पिता और अन्य परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। जोधपुर से जयपुर लौटते समय अजिताभ शर्मा के घर पर रुके मुख्यमंत्री। सड़क हादसे में अविनाश शर्मा का निधन हो गया था। अजिताभ शर्मा के घर मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके पिता से मिले, मुलाकात की। जोधपुर से जयपुर लौटते समय अजिताभ शर्मा के घर पर रुके। सड़क हादसे में अविनाश शर्मा का निधन हो गया था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बिंज पायला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान की ऑनलाइन जमीन नीलामी का मामला पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने किसान का परिवार धरने पर बैठा है। प्रशासन की मौजूदगी में हुए समझौते को लागू करने की मांग की। 20 अगस्त से किसान का परिवार करेगा आमरण अनशन शुरू। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य सहित कामरेड रविंद्र तरखान, सुखवीर सिंह फौजी, इंद्राज ढूंढाड़ा, कैलाश पुनिया सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हमने पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा बींजवाइला के सामने किसान रामरख बावरी की ऑनलाइन जमीन नीलामी के विरोध के अंदर एक बार फिर मोर्चा खोला है, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब हमने इस लड़ाई को लड़ा था, तब हमारे साथ बैंक के उच्च अधिकारियों ने ये समझौता किया था कि हम रामरख की ज़मीन को उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करके जल्दी से जल्दी रामरख। तो देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है प्रशासन की मौजूदगी में हुए समझौते को लेकर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, ऑनलाइन जमीन नीलामी का ये मामला और इस पूरे मामले को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पदमपुर उपखंड क्षेत्र के जीवन देसर क्षेत्र की 27 ML
के जो किसान परिवार है उनका ये पूरा मामला है। उनकी जो जमीन थी वो ऑनलाइन जमीन है, वो नीलामी हुई थी और पंजाब एंड सिंध बैंक है जो बींजवाला शाखा का ये पूरा मामला था, जिसके अंदर जमीन ऑनलाइन नीलाम होने के बाद जो है लगातार है वो किसान परिवार है इस मामले को लेकर है वो प्रदर्शन कर रहा है। पहले भी कई बार इसी मामले को लेकर प्रदर्शन हो चुका है। उसके बाद किसानों के साथ फिर एक बार है वो आज जो है धरना प्रदर्शन है किसान का परिवार है वो कर रहा है। और फिलहाल उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो 8 जुलाई को जो प्रशासन की मौजूदगी के अंदर जो समझौता हुआ था वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से है वो यह धरना प्रदर्शन आज शुरू हुआ है। और 20 अगस्त को जो है किसान का परिवार कह रहा है कि वो पूरे इस मामले को लेकर अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठेगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल धरना दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये आंदोलन, इनका ये धरना और उग्र रूप लेगा। किसान की ऑनलाइन जमीन नीलामी का ये मामला, इस पूरे मामले को लेकर जो है लोगों की नाराजगी और इसी के चलते ये धरना प्रदर्शन। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। फास्टैग का नया वार्षिक पास आज से लागू हो गया है। फास्टैग के वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपए। फास्टैग का वार्षिक पास 1 साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। फास्टैग का वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के लिए देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा की सुविधा, 60 किलोमीटर दायरे के टोल प्लाजा की समस्याओं का समाधान है। फास्टैग पास के NHAI वेबसाइट पर रात 12 बजे से बुकिंग शुरू भी हो जाएगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का राजसमंद दौरा। 17-18 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 17 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में PWD, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। यहां से 4 बजे प्रस्थान कर नाथ द्वारा पहुंचेंगी उप मुख्यमंत्री। तो वहीं अगले दिन 18 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे कुंभलगढ़ पहुंचकर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को लेकर समीक्षा बैठक लेंगी। यहां से दिया कुमारी जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर दिया अब तक का सबसे लंबा भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिया 103 मिनट का भाषण। इससे पहले 2024 में 98 मिनट, 2023 की बात की जाए तो 90 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था। 2022 में ये भाषण उनका 74 मिनट का था और इससे पहले 2021 में 88 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा था। वहीं 2020 की बात की जाए तो 90 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और 2019 में 92 मिनट का भाषण, यानी 92 मिनट तक उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया था। 2018 में 83 मिनट का उनका संबोधन रहा था। 2017 में 56 मिनट का संबोधन उन्होंने देश को किया था। 2016 में 94 मिनट का भाषण उनकी तरफ से दिया गया था। वहीं 2015 की बात की जाए तो 88 मिनट ये समय सीमा रही थी। 2014 में 65 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे साल दर साल जो है जब वो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया उसके बाद उनकी भाषण की समय सीमा भी जो है हर साल बढ़ती चली गई और अब जो है अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा और 103 मिनट का, यानी अब तक का सबसे लंबा भाषण इस बार प्रधानमंत्री ने दिया है स्वतंत्रता दिवस पर। देशवासियों को 103 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया और इसी के साथ अपना खुद का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखिए, हर साल जो है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हैं तो धीरे धीरे जो है उनकी समय सीमा में भी इजाफा होता जा रहा है। तो इस बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्लाइंग ऑफिसर ऋषिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही
1721 फील्ड बैटरी की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी में बदलाव समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद लोगों और युवाओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। और ये देखिए 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर तिरंगा फहराने पहुंचे। तो देखिए सबसे पहले ये तस्वीर बापू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए जनता का अभिवादन उन्होंने किस तरीके से किया, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री ने जब तिरंगा फहराया, देखिए तिरंगा फहराने की बिल्कुल हमारी शान तिरंगा, भारत की जान तिरंगा, बिल्कुल जिस तिरंगे को उन्होंने आज फहराया वहां पर बड़ी संख्या में इस तिरंगा फहराने के दौरान लोग मौजूद थे। वो तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक भव्य आयोजन वहां पर किया गया था। चौथी तस्वीर, बच्चों ने भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो देखिए ये खास तस्वीर जो अधिकतर मौकों पर नजर आती है, बड़े ही सहज और सरलता के साथ जो है सहजता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मुखातिब होते हैं और यही एक बार फिर से तस्वीर नजर आई है। बहुत प्यारी तस्वीर है, जब भी वो बच्चों से मिलते हैं बड़े ही सहज और सरल स्वभाव के साथ जो बच्चों से वो मुलाकात करते हैं। यहाँ पर भी यही दिखाई दिया। 5वीं और आखिरी तस्वीर, हेलीकॉप्टर ने तिरंगा लहराया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं,
भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इसी लाल किले से चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अलवर में कार्यक्रम में एक भावुक पल तब आया जब मालवीय नगर की रहने वाली शहीद की वीरांगना गीता देवी वन मंत्री के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि उनके घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से परिवार की जान को खतरा है। तुरंत वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को मामले का समाधान कराने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने वीरांगना से मामले को जाना। मंच से भी संजय शर्मा ने वीरांगनाओं के परिवार से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को तुरंत ही समाधान करने को कहा। बिजली विभाग के अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में हॉप सर्कस, घंटाघर और शहीद स्मारक की तरह इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी तिरंगे और हरियाली की थीम पर सजाया गया था। बनकर 2 साल से परेशान कर रही है। कौन कर रही है? अब वहाँ ठंडे लग रहा है। हम थोड़ा IPS पढ़ रही है। अच्छा। जुआ परेशान कर, तब की दुआ रे, कभी पुलिस अड़ा, तब की दुआ है, कभी नगम ने मुझसे सारा जाल तोड़ दी और चिड्डी तोड़ दी। मैं कैंसर की मरीज हूँ। मैं जब मेरी चिड्डी मतलब डॉक्टर मतलब कोई चिड्डी पोर छड़ जो नहीं हड्डी टूट जाएंगे तो बिल्कुल जुड़ेगी पोल। जो चिड्डी चढ़ाई चिड्डी तोड़वा दी, जाल तोड़वा दी और खम्मा पोल कट रही है। 11,000 की लैंड को आपको हमारे सारा करवा दे। अगली तरफ है।